5 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए। इसी मामले में 2 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने जब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जो ये फैसला करती कि क्या जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को रिस्टोर करना है। लेकिन क्योंकि कुछ महीनों तक कोई भी रिस्पॉन्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया तो फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने एक कंटेम्प्ट प्ली जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की। आज उस कंटेम्प्ट प्ली की हियरिंग थी और ये पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि हमें जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रिस्टोर करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में आज तो हियरिंग जो है वो डेफर कर दी गई है। अब नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 7 अगस्त को होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में 4G रिस्ट्रिक्शंस और कितनी देर तक रहेंगी और ये जो LG की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठी साहब नमस्कार। आपसे जानना चाहूँगी कि आज ये जो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने पेश की गई है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कंसिस्टेंटली भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में ये अपना स्टैंड मेंटेन कर रही है। वी आर डिमांडिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन कि 4G सर्विसेज को रिस्टोर करना चाहिए, कम से कम उन इलाकों में जहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी की, वहाँ पे 4G सर्विसेज जो है वो रिस्टोर हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि इसमें कोई सिक्योरिटी के सिनेरियोज थे, सिक्योरिटी इनपुट्स भी थी, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन मोर और लेस इस चीज़ पे एग्री करती है कि 4G आज के हालात में, बदले हुए हालात में 4G को रिस्टोर करना जो है, कम से कम उन इलाकों में जहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। तो LG साहब की स्टेटमेंट से पहले अगर आपने देखा होगा तो पहले ये एक खबर आई थी कि नहीं 2 महीने तक तो अभी कुछ नहीं हो सकता, 2 महीने के लिए डेफर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली बाद बिकॉज ऑफ द डिमांड विच इज़ गोइंग फ्रॉम द पीपल एंड विच इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी, LG साहब ने अब एक डेफिनेट स्टैंड जो है इसके ऊपर लिया है कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे एतराज़ नहीं है कि अगर 4G जो है वो रिस्टोर हो जाता है जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जो है वो आ जाएगा और 4G सर्विसेज जो हैं वो रिस्टोर होंगी। मोर और लेस यूनियन टेरिटरी के उन इलाकों में तो डेफिनेटली होंगी जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम सिक्योरिटी की जो है वो नहीं है। कुल मिला के ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो लोगों की डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी लोगों की डिमांड के साथ खड़ी है। चाहे वो 4G की डिमांड हो, चाहे वो नौकरियों को सेव करने की डिमांड हो, चाहे वो टोल प्लाजा की डिमांड हो या कोई और डिमांड हो। तो जो लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वो इंश्योर करती है कि वो लोगों की डिमांड जेन्युइन है, लीगल हैं, तो उन डिमांड्स को जो है वो पूरा किया जाए। लेकिन सेठी साहब 1 साल अब पूरा होने वाला है 5 अगस्त को। दिस हैज़ बिन द लॉन्गेस्ट इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ एनी डेमोक्रेसी, इफ आई कैन से सो वेरी ब्लंटली। एंड ऑल्सो ये भी देखने को मिल रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ही इज़ द पर्सन हु इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। इफ ही इज सेइंग वी हैव नो इश्यूज इन रिस्टोरिंग 4G, आपको क्या लगता है कि फॉल्ट कहाँ पर है कि ये भी कह दिया गया कि अब 2 महीने के बाद सोचा जाएगा कि करना है या नहीं करना है? देखें, ये ठीक है कि इतनी लंबी टाइम के लिए जो है वो 4G सर्विसेज या कम्युनिकेशन जो है उसको स्नैप किया जाए, ये शायद अनपैरेलल्ड होगा। कम से कम अपने देश में तो ये अनपैरेलल्ड है। लेकिन इस अनपैरेलल्ड सिचुएशन में आप उसका फ़ायदा देखिए कि 5 अगस्त 2019 को जब एक बड़ा स्टेप लिया गया कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से अमलगमेट किया गया भारत में, तो उसके बाद का जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, 2 चीज़ें हैं। एक तो उसके बाद जो है, जो एक्सपेक्टेड था कि इसके बाद वायलेंस बढ़ जाएगा, लोगों की प्रोटेस्ट होंगी, डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगी, वो तो नहीं हुई। और दूसरा ये कि जो मिलिटेंसी पहले थी, 5 अगस्त 2019 से पहले जितनी मिलिटेंसी थी उतनी मिलिटेंसी नहीं है। अब उसके बाद मिलिटेंसी का ग्राफ काफ़ी कम हुआ है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 अगस्त 2019 के बाद का अगर आप देखेंगे तो आज तक चलते चलते कितने ज़्यादा मिलिटेंट्स जो है वो मारे गए, कितने कमांडर्स। ये इसीलिए क्योंकि जब कम्युनिकेशन आपस में नहीं होती है इनकी, तो इट विल बी ईजी फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सन्स टू नैप देम, उनको पिन पॉइंट करना, फिर वहाँ पे अगर ऑपरेशन होता है तो टू इंश्योर दैट वहाँ पे कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो जिससे वहाँ पे कोई भीड़ आ जाए, कुछ और हो जाए। तो ये सारे का सारा जो है ये सिनेरियो इसीलिए बना है। उसमें 4G की स्नैपिंग जो है वो एक मेजर
स्ट्रेटेजिकल डिसीजन था। लेकिन अब हालात काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो, कोरोना के चलते हुए जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, अगर कोरोना नहीं होता तो शायद हालात जो है वो डिफरेंट होते। लेकिन कोरोना के चलते हुए लोगों को ये अब ये आम डिमांड है कि इन हालात में जब हम फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिल सकते, बिजनेस एक दूसरे के साथ करने के लिए फिजिकली नहीं जा सकते, अदालतों के काम रुक गए हैं, बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम आ रही है, तो इन हालात में अगर 4G रेस्टोर होता है तो जिंदगी कुछ हद तक जो है वो नॉर्मलसी के ऊपर, पटरी के ऊपर आ सकती है। जो पहले इनपुट थी कि 2 महीने के लिए इसको डेफर करेंगे कंसिडरेशन को 4G को, वो सिक्योरिटी इनपुट्स डेफिनेटली उसके बारे में होंगे। लेकिन सिक्योरिटी इनपुट के साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की एस्पिरेशंस को और सिक्योरिटी इनपुट्स को मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी थ्रेट इट मे बी देयर, बट जिंदगी पटरी पे तो लानी है, वापस तो लानी है ना, जो हालात बने हुए हैं। तो इसको चलते हुए सिक्योरिटी इनपुट जो है वो डिफरेंट होंगे। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला जो है एक बड़ा फैसला है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला करते हुए ये कहा कि हमको इतराज नहीं है कि अगर 4G रेस्टोर होता है, इसका मतलब है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस है वो दोज आर ऑनलाइन, कि 4G रेस्टोर हो जाएगा तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो कश्मीर में मेजरली ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के ऊपर लगी हुई हैं, उनके इनपुट भी होते हैं। तो इनको कॉमन करके मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कम से कम उन इलाकों में जहाँ पे 4G खोलने से कोई ज़्यादा असर जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर नहीं होगा, वी कैन थिंक कि उस पे जो है वो 4G जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। इसी यही चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। दे हैड सेड कि हाई पावर्ड कमेटी को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप फेज्ड मैनर में ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट स्टोर कर पाएँ जहाँ पे आपको लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट कम है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ पर है? क्योंकि हमने कई सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, हमने एक्स DGP डॉक्टर SP वैद से भी बात करने की कोशिश की, उनसे समझना चाहा कि जो जम्मू रीजन है वहाँ पर कहाँ पे इंटरनेट जो है एक सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर सामने आता है। एंड ही ऑल्सो सेड कि जम्मू में तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। वहीं दूसरी ओर अगर हम ट्विटर पर देखें, ट्विटर पर ऐसा लग रहा है कि ये स्पेसिफाई किया जा रहा है कि इंटरनेट इज़ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड इन कश्मीर ओनली, एंड दैट टू ओनली बिकॉज BJP वॉन्ट्स टू कमिट लाइक मुस्लिम अट्रॉसिटीज़। तो इन स्टेटमेंट्स को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो गलत चीज़ है। अब मुझे बताइए कि जब से 4G सर्विसेज स्नैप हुई थी तो कौन सी अट्रॉसिटीज़ किसी पे हुई? हालात बेहतर हुए हैं, हालात पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं, सिविल कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं। जो एक काउंटर अटैक में होती थी या जब कोई इस तरह का ऑपरेशन होता था और उसमें सिविल कैजुअलिटीज़ हो जाती थी, नहीं हुई। जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी वो ख़त्म हो गई। तो जो पैलेट इंजरीज हो गई या बाकी होगी वो तो नहीं हुई। तो कोई यहाँ पे कोई सुप्रेशन या किसी को दबाने की कोशिश नहीं है, यहाँ पे हर किसी को आगे लेके बढ़ने की बात है। 4G सर्विसेज को रोकना जो है वो पब्लिक के लिए नहीं था, दैट वाज टू कंटेन मिलिटेंसी। अनफॉर्चुनेटली या अनविटिंगली पब्लिक भी उससे इफेक्ट हुई, हम सभी इफेक्ट हुए हैं। कश्मीर से ज़्यादा मुझे लगता है कि जम्मू के लोग इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि कश्मीर में रीजंस जो हैं वो ज़्यादा थे 4G सर्विसेज को स्नैप करने के लिए। जम्मू भी सर्विसेज जो हैं वो स्नैप हुई और जम्मू के लोगों को ज़्यादा खमियाजा जो है उसका भुगतना पड़ा, लेकिन उसके रीजंस है। अब ये कहना कि जम्मू में 4G सर्विसेज को रोकना जो है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं थी, मुझे नहीं लगता है कि ये बात है। जम्मू में हालात को मेंटेन करना ज़रूरी था, सिक्योरिटी के हालात को मेंटेन करना ज़रूरी था। दूसरी, ये एक कॉमन नॉलेज है सिक्योरिटी फोर्सेस की नॉलेज में भी, उनकी सोच में भी है और हम लोगों की सोच में भी है कि जम्मू रूट है मिलिटेंसी। अब जम्मू देखिए, प्रॉपर देखिए, कठुआ से देखिए, सांबा सेक्टर से देखिए, पुंछ रजौरी सेक्टर से देखिए, ये रूट है जहाँ से मिलिटेंसी जो है, मिलिटेंट्स जो है वो पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से होके तो कश्मीर की तरफ जो है वो चलते हैं, या डोडा किश्तवाड़ की तरफ चलेंगे या इस तरह चलेंगे। तो उनकी कम्युनिकेशन को तोड़ना भी ज़रूरी है। तो ये फैसला उस टाइम पे बिल्कुल माकूल फैसला है। ये हालात अभी भी हो सकते हैं कि वैसे हों, लेकिन उन हालात को बैलेंस बनाना पड़ेगा पब्लिक एस्पिरेशंस के और कोविड की जो प्रॉब्लम, कोविड-19 के बाद की जो प्रॉब्लम है उसके साथ, और ऐसा मिलजुल के एक सिचुएशन ऐसी तैयार करनी पड़ेगी, स्पेड वर्क,
कि ताकि 4G सर्विसेज जो हैं वो रिस्टोर हो सकें, टेकिंग केयर ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों की ये डिमांड है कि आप 4G सर्विसेज को रिस्टोर करिए। जहां पे आपको लगता है कि 4G सर्विसेज रिस्टोर होने से सिक्योरिटी सिनेरियो बिगड़ सकता है, वहां पे रोक लीजिए। ये ऐसी बात भी नहीं है कि 4G सर्विसेज देना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके चलते हुए हम नुकसान करवा लें जो सिक्योरिटी की सिचुएशन जो मेंटेन्ड है उसके ऊपर, वो भी नहीं होना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे स्टेटहुड की, क्योंकि कांग्रेस के एक लीडर तारिक हमीद कारा ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है 15 अगस्त को जो है स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का रिस्टोर हो जाएगा, जिसके चलते कई सारे पॉलिटिशियंस ने बयान देना शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी जो अपॉइंटेड डे था 31 अक्टूबर, अगले 31 अक्टूबर 2020 को वो एक साल पूरा होगा, जिस एक साल में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या आपको लगता है कि कोई चांसेस हैं कि 15 अगस्त को जो है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगा? देखिए, अगर तो ये स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट जो है किसी रिस्पॉन्सिबल सेक्टर से आती है, किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से, लीडर से, या उस तरह से आती है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। अब जो आदमी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, उस आदमी का अपनी जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं है कुछ भी, ना ही उनका कोई उसके ऊपर जो है कुछ ध्यान देने की भी ज़रूरत है। ये क्योंकि डायरेक्शनलेस पार्टी है कांग्रेस, जम्मू कश्मीर की कम से कम हम बात तो क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली डायरेक्शनलेस है। इस तरह के जो हम लोकल लैंग्वेज में कहेंगे कि इस तरह के शोशे जो है वो छोड़ते रहते हैं, सो दैट दे रिमेन पॉलिटिकली इन न्यूज़। इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे ये एश्योरेंस दी है कि जैसे ही सिक्योरिटी के हालात ठीक होंगे, आवर स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड। तो सिक्योरिटी के हालात बिल्कुल ठीक होने चाहिए स्टेटहुड वापस आने के लिए। स्टेट वापस आएगी, इसके ऊपर कोई डिनाइल नहीं है, इसके ऊपर सभी एक मत है, और सबसे पहले हम हैं। भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है कि हम जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट बनाएंगे, लेकिन उस स्टेट बनाने के लिए पहले हमारे को सिक्योरिटी के हालात जो है उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। क्योंकि यूनियन टेरिटरी के चलते हुए जिस फोर्स के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस कोहेरेंस के साथ हम मिलिटेंसी को और सेपरेटिज्म के साथ लड़ सकते हैं, वो स्टेट बनने के बाद उस तरह के हालात जो है बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सोच के चलिए कि जितनी जल्दी नॉर्मलसी आएगी सिक्योरिटी सिनेरियो में, उतनी ही जल्दी जो है वो स्टेटहुड रिस्टोर होने के चांसेस होंगे। ये कहना कि 15 अगस्त को हो जाएगी, 5 अगस्त को हो जाएगी, 31 अक्टूबर को हो जाएगी, ये बिल्कुल बेमानी बातें हैं। इसके ऊपर जो सियासत करना चाहते हैं वो सियासी स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते रहें, लेकिन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इन स्टेटमेंट्स में कोई दम नहीं है। इसके ऊपर यकीन करना या इसके ऊपर कमेंट करना जो है वो टाइम वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं होगा। आपने सियासी स्टेटमेंट्स की बात की, एक स्टेटमेंट जो है पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी दी। उन्होंने ये कहा कि मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेट नहीं बनाया जाता। हालांकि उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी बात की, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पार्टी की बात नहीं की। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बिल्कुल आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब को ये लगता है कि स्टेटहुड आने से पहले इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे, तो ये फैसला अपने तक क्यों? तो ये फैसला तो अपनी पूरी पार्टी पे लगाइए। ये क्योंकि जो जस्टिफिकेशन आपके लिए है वही जस्टिफिकेशन तो पार्टी के लिए भी है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। उमर अब्दुल्ला ये जानते हैं कि अब रियलिटी है कि आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म हो गया। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने अपनी स्टेटमेंट को जो है वो एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर रखा। वो सिर्फ स्टेटहुड की बात करते हैं, वो आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर बात नहीं करते जो उनके बाकी लीडर्स करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट, व्हाट आई वांट टू रीड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज कि उमर अब्दुल्ला इस स्टेटमेंट से कुछ चीज़ें जो हैं वो साफ करते हैं। एक तो उन्होंने पार्टी को हिदायत दे दी कि आपने 370 और 35A के बारे में बात नहीं करनी, वो छूट गया, वो छूट गया, वो दैट इज अ मैटर ऑफ पास नाउ। दूसरा, उमर अब्दुल्ला इसमें मुझे ये कहते हुए दिखते हैं कि इलेक्शन अगर यूटी के अंदर होंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी लड़ेगी। क्यों? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब को पता है कि बेसिक ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ये कहेंगे कि मेरी पार्टी भी बायकॉट करेगी इलेक्शंस का, तो पार्टी ही टूट जाएगी, क्योंकि बाकी सारे नेता तो जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टी की यूनिटी को बनाए रखने के लिए वो ये कहते हैं कि मैं पार्टी को तो नहीं रोकूंगा, खुद अपने आप को रोक दूंगा।
अपने आप को रोकना जो है वो भी एक पॉलिटिकल शोषा है, क्योंकि वो एड्रेस जो है वो उन लोगों को करने हैं जिनकी मदद से जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे। ये एड्रेस करता है सेपरेटिज्म को। और एक स्टेटमेंट देने के अलावा आई डोंट सी एनी थिंग इन दिस। उमर अब्दुल्ला साहब इज एन अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल लीडर। वो हर टाइम अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपनी फेवर में क्या निकल सकता है, ज़ाती तौर उनकी ज़ात को, पॉलिटिकली नहीं। देखिए, अगर आप याद करेंगे तो जब इलेक्शंस हुए थे, जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, इलेक्शन होने के बाद जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो मैंने लाइव देखा था टीवी के ऊपर, फारूक अब्दुल्ला साहब से इंटरव्यू लिया गया। जर्नलिस्ट ने पूछा कि एम आई टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा यस, यू आर टॉकिंग टू चीफ मिनिस्टर। और उसके 2 घंटे के बाद ऐसी क्या चीज हो गई कि फारूक अब्दुल्ला साहब पीछे चले गए और उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। फारूक अब्दुल्ला साहब की मर्जी से नहीं हुआ। ये सत्ता पलटी जो है, जो आदमी अपने पिताजी को जो है हटा के चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन? क्या प्रिंसिपल स्टैंड होगा? तो मुझे आखिर में आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्योंकि आपने फारूक अब्दुल्ला की भी बात की, उन्होंने बॉयकॉट किया डिलिमिटेशन कमीशन का। उन्होंने कहा मैं डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा नहीं बनूंगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इलेक्शन तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आती। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि 370 को लेकर जो लड़ाई है वो हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसको लेकर लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पहले रायशुमारी, फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी, उसके बाद 370 के नारे दिए गए, अब दे हैव कम टू टर्म्स कि अब जो आगे बढ़ना है वो स्टेटहुड को लेकर बढ़ना है, एंड दिस इज द एजेंडा दैट द पार्टी हैज टू फॉलो नाउ? देखिए, इनके पास अब कोई एजेंडा रहा नहीं। डॉक्टर फारूक साहब जो और उनके 2 जो एमपी हैं, जो एक्स ऑफिशियो डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा होते हैं, 2 उनकी मेंबर पार्लियामेंट की बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होता है। दे आर ओनली कंसल्टेंट देयर, उनकी सिर्फ कंसल्टेशन होती है। तो उस डिलिमिटेशन से बाहर निकल के फारूक साहब ने क्योंकि ये आम बात है, एनसी की गवर्नमेंट ने ही तकरीबन 30 साल तक डिलिमिटेशन को रोक दिया था। डिलिमिटेशन को रोकने की वजह यह थी कि अगर डिलिमिटेशन प्रॉपर हो तो जम्मू रीजन की सीटें जो हैं वो कश्मीर रीजन की सीटें से ज़्यादा होंगी, कम से कम बराबर तो होंगी। अब इस बराबरी को रोकने के लिए कि जम्मू को कश्मीर के साथ बराबरी नहीं मिले, डिलिमिटेशन की प्रोसेस को 30 साल के लिए इन्होंने रोक दिया असेंबली में। अब जब डिलिमिटेशन की प्रोसेस हो रही है और डिलिमिटेशन अगर करेक्ट और जेन्युइन होती है तो सीटें जम्मू में बढ़ेंगी और कश्मीर में कम होंगी, इनको पता है। अब दे हैव बायकॉटेड इट, दे हैव कम आउट ऑफ दिस बिकॉज इनको लगता है कि अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो लीगल और करेक्ट डिलिमिटेशन प्रोसेस का हम हिस्सा बनते हैं और जम्मू की सीटें बढ़ती हैं और कश्मीर की कम होती हैं, तो कश्मीरी हमारे को नहीं छोड़ेगी, कश्मीरी पब्लिक जो है, कश्मीरी वोटर जो है हमारे को नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये पॉलिटिकल गेम है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब सिर्फ एक एजेंडा है। उनका एजेंडा यह है कि हमारे को इलेक्शन लड़ने हैं, लेकिन हमारे को इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ एजेंडा है नहीं हमारे पास, क्योंकि बाकी सब तो खत्म हो गया। तो इसलिए एक एजेंडा हम रखते हैं कि हमको स्टेटहुड वापस चाहिए। लेकिन भाई, स्टेटहुड का एजेंडा कहां से बनेगा? आप इशू कहां से बनाओगे? भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही कहती है कि हम स्टेटहुड बनाने में इंटरेस्टेड हैं। आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई चाहती है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में वापस आए, और यही बात अब पीडीपी की लीडरशिप भी करती है, तो इनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए और लोगों में जाके लोगों को ये कहना चाहिए कि नॉर्मलसी जितनी जल्दी लाओगे उतनी जल्दी स्टेट बनेगी। मैं इनको वाजे कर देना चाहता हूं कि जब तक नॉर्मलसी सिक्योरिटी में नहीं होगी, हमको स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। स्टेट लेनी है वापस तो नॉर्मलसी लाओ। खाली बयान देने से स्टेट वापस नहीं आएगी। जब तक नॉर्मलसी ग्राउंड पे नहीं आएगी तब तक स्टेटहुड वापस नहीं होगा। जैसे ही नॉर्मलसी मेंटेन होगी, सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो नॉर्मल होगा, स्टेटहुड आपकी गारंटीड है। दैट इज द गारंटी विच हैज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट। इट विल कम बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आएगी, स्टेटहुड ज़रूर रिस्टोर होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में भी है। और साथ ही में 4G इंटरनेट को लेकर इन्होंने कहा कि LG की जो स्टेटमेंट है बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उन्होंने ये कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को बहाल करने में। और अब देखना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जब नेक्स्ट हेयरिंग होती है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।